हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। सभी छात्रों को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। जी आया नु, जिसकी जैसी भावना उसको सभी को उसी के अनुसार सबको मेरा नमस्कार, राधे श्याम, राधे राधे। और प्रिय छात्रों, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हम इकोनॉमिक्स के माइक्रो और माइक्रो दोनों पार्ट कर चुके हैं लगभग, क्योंकि इसका हम लास्ट चैप्टर में चल रहे हैं। और जैसे कि मुझे जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम शुरुआत में ऑनलाइन क्लासें लेनी शुरू की थी, तो मैंने शुरुआत में कहा था, एक दोहा कहा था, शायद आप बच्चों को याद होगा। उसके बारे में आज आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा कि ईंट ईंट से महल बने, बूंद बूंद से सागर बनता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से तारा बनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। फिर छात्रों, दोहे के साथ मैंने बार बार जिक्र किया था कि यदि हम अपना एक एक टॉपिक लेकर भी पूरा करना चाहे तो अपना सिलेबस बड़ा आसानी से पूरा हो सकता है। कोई दो राय नहीं है, बड़ी आसानी होगी रेगुलर काम करने से। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने पहले माइक्रो का आपको सारे टॉपिक वाइज लेसन दिए हैं और अब मैक्रो का भी लास्ट चैप्टर है आपका। और लास्ट चैप्टर भुगतान से इस पर हम पहुंच चुके हैं। एक एक टॉपिक करके दोनों किताबों को हमने पूरा कर दिया है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो प्रिय छात्रों, कोई बड़ी बात नहीं है, आप यदि करेंगे तो आपका कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। क्योंकि खुद इम्पॉसिबल शब्द कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। तो आप चिंता मत कीजिए। कई बच्चों के अक्सर मिलते हैं कि जी सिलेबस ज्यादा है, कटा नहीं है, कुछ कम हो जाए तो ये हो जाए। तो बेटा ऐसे नहीं सोचना, आप सभी को पूरे मन से तैयारी करनी है, जी लगा के तैयारी करनी है। और एक ही दिन सारा काम नहीं करना, बल्कि आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आपको 1 क्विंटल गेहूं दे दी जाए और आपको लेके जानी है, यदि किलो किलो लेके जानी है तो आप 100 दिन में लेके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि एक ही दिन आपको कह दिया जाए कि पूरी क्विंटल गेहूं ले जाओ, आप उसको नहीं ले जा सकते, ले जाने में समर्थ नहीं है। तो मेरा यह कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मैंने एक एक टॉपिक करके अपनी पूरी किताब को पूरा कर लिया है, आप भी एक एक टॉपिक करके अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मुझे बेहद खुशी है। और इसी के साथ हम आज अपना लेसन नंबर 15 शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका पहले इसमें लगभग 2 वीडियो बनेंगी। हम 2 वीडियो में इस पाठ को खत्म करेंगे। आज हमारी पहली वीडियो इसकी, और इस पाठ का नाम है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट बैलेंस या पेमेंट ऑफ बैलेंस, क्या होता है बैलेंस, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो ये, जैसे कि पाठ का ही नाम आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये होता क्या है। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज हमें उसकी परिभाषा जाननी होती है छात्रों, परिभाषा जाननी है। तो परिभाषा क्या है आपकी, एक देश का शेष विषयों के साथ किए गए जितने भी लेन देन, सभी आर्थिक सौदों की बात है यहाँ, आर्थिक सौदे या आर्थिक लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा होता है, वो भुगतान शेष कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से ध्यान में होगा। देखिए, एक देश का, आप जो कोई भी देश है उस देश का, उस देश को छोड़कर बाकी देशों के जितने भी देश रहेंगे उनके साथ किए गए आर्थिक सौदे या लेन देन का रिकॉर्ड या लेखा जोखा जो होता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। समझ में आया होगा मेरे ख्याल में अच्छे से, बड़ी कोई कठिन बात नहीं है। तो ये आर्थिक सौदे, लेन देन है, मदें हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, एक देश दूसरे देश से कितने प्रकार से करता है। तो हम सौदों की या मदों की बात करते हैं, और सौदे या मदे हमारे पास हैं, वो हमारे हैं 3। पहला है दृश्य मदे, दूसरी अदृश्य मदे, और तीसरी पूंजी अंतरण। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम दृश्य मदों की बात करेंगे। दृश्य मदे क्या होती हैं, ये वे भौतिक वस्तु होती है जो हमें दिखाई देती हैं, जिनका आकार होता है, जिनकी कोई शक्ल होती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, यानी ये भौतिक वस्तुएं हैं। और जब ये इस प्रकार के सौदे एक देश को दूसरे देश के दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, आयात होता है, निर्यात होता है इस सौदों का। इसके अलावा फिर हमारे कुछ नंबर 2 पे अदृश्य मदे। अदृश्य मदे वे मदे हैं जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई आकार नहीं होता, या इनको हम सेवाएं कह सकते हैं।
इस आर्थिक मद को हम सेवाएं का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम भौतिक, जो आपकी ये थी, इसको हम भौतिक वस्तु कह सकते हैं। और इन दृश्य में तो अभौतिक वस्तुएं भी कह सकते हैं और सेवाएं करते हैं, बार बार सेवाओं का प्रयोग भी होता है। इसके अलावा भी एक देश दूसरे के साथ जैसे कोई निवेश कर लिया है, कोई एक देश में जाके दूसरे देश में कोई कारोबार किया है किसी भी प्रकार का, यानी इन दो के अलावा, इन दोनों के अलावा सेवाएं और दृश्य मद या दृश्य मदों के अलावा यदि कोई इस देश का और लेन देन का कोई रिकॉर्ड है, किसी प्रकार का लेखा जोखा है, उनको हम पूंजी अंतरण में शामिल करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप तीनों बातें आपके अच्छे समझ में आ, क्योंकि दृश्य वस्तु में क्या है, वे सभी वस्तुएं जिनका कोई आकार है, अदृश्य वस्तुएं जिनका कोई आकार नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, इनको हम सेवाएं के नाम से जानते हैं, जैसे जहाजरानी की सेवा, एक देश से दूसरे देश के जहाज की सेवा दे देना, इसी अन्य प्रकार। दूसरा पूंजी अंतरण, इन दोनों के अलावा और कोई भी किसी प्रकार का निवेश है, किसी प्रकार की और पूंजी का लेन देन है, तो उन सभी को हम पूंजी अंतरण में शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है प्रकार कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये कितने प्रकार का होता है। ये हमारा एक बचत का अनुकूल, जो बचत का होता है, दूसरा जिसको हम अनुकूल भी कहते हैं, बचत का या अनुकूल। इसमें जो रिसीप्ट्स होती हैं, आपकी रिसीप्ट प्राप्तियां, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से अधिक होती हैं, रिसीप्ट से अधिक होती हैं। जो रिसीप्ट्स है वे पेमेंट से अधिक होती है, जितना हमें विदेशों को भुगतान करना है उससे आय हमारी ज्यादा है, प्राप्तियां ज्यादा है, प्राप्तियां ज्यादा है, और यानी दूसरे शब्दों में कहें कि हम निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, या दूसरे देशों को हमारी जो प्राप्तियां हैं वे ज्यादा है, क्योंकि जब हम विदेशों को निर्यात करेंगे तो उसके बदले में हमें प्राप्तियां मिलेंगी, जब आयात करेंगे तो हम उनके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों सब आप किसी प्रकार समझे इसको कि प्राप्तियां हैं यदि पेमेंट से अधिक है या निर्यात आयात से अधिक है, तो हमारा अनुकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसको हम हमारे देश के फेवर में होता है, जिसको फेवरेबल भी बोल देते हैं आप, जिसको क्या कहेंगे आप, बैलेंस फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसको, क्यों सरप्लस, ये बचत है ना, इसलिए इसको सरप्लस का नाम भी दिया जा सकता है, या फेवरेबल अनुकूल भी किया जा सकता है। तो इसका ख्याल में जो पहला पॉइंट है प्रकार में, वो पहला प्रकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो अनुकूल होता है देश के, जिसमें निर्यात अधिक, आयात कम, या प्राप्तियां अधिक, पेमेंट कम, जो देश के अनुकूल है। दूसरा घाटे का या प्रतिकूल, जो भुगतान शेष है वो घाटे का भी हो सकता है, प्रतिकूल भी, या प्रतिकूल भी कह सकते हैं, घाटे का भी कह सकते हैं, जो घाटे का वो प्रतिकूल है। इसमें क्या होता है, जो रिसीप्ट्स होती है हमारी, ये पेमेंट से कम रहती है, या कहें कि पेमेंट रिसीप्ट से ज्यादा होती है, या कहें आयात निर्यात से ज्यादा होता है। आयात ज्यादा करेंगे तो हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, निर्यात कम करेंगे तो हमें प्राप्तियां भी कम होंगी। तो इस प्रकार ये हमारे घाटे का होता है। हमारे प्रतिकूल इसलिए कहते हैं क्योंकि घाटे का है, इसको हमारी कमी रह जाती है, क्योंकि जो हमने देश को दूसरे देश से हमें प्राप्तियां कम हुई हैं, उनको पेमेंट अधिक करनी पड़ी है। और जो तीसरी प्रकार का है वो संतुलित, जिसमें प्राप्तियां और पेमेंट दोनों बराबर होते हैं। जितनी ही प्राप्तियां आपने की उतनी ही पेमेंट कर दी, बराबर होगी, इसका बराबर 0 रह गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो बैलेंस पेमेंट है उसकी परिभाषा, उसकी मदें, उसके प्रकार। अब इसके साथ साथ आपकी यही एक लेसन में टॉपिक है व्यापार शेष। ये क्या होता है? व्यापार शेष होता है जो वस्तुएं एक दूसरे देश को दी जाती है और ली जाती है, उसको व्यापार शेष कहते हैं। यानी इसी का एक अंग है, इसी का एक भाग है। इसमें हमने सभी प्रकार की मदें ली है, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण भुगतान शेष में। और जब व्यापार शेष की बात आती है तो उसमें हम सिर्फ दृश्य मदें ही लेते हैं, दृश्य मदों को ही इसमें शामिल करते हैं, दृश्य मदों को शामिल नहीं करते। तो इसका मतलब व्यापार शेष है। व्यापार शेष क्या है? व्यापार शेष किसी देश का विषय के साथ किए गए दृश्य मदों का लेखा जोखा है। एक देश का शेष विषयों के साथ आर्थिक सौदे, जितने आर्थिक दृश्य सौदे किए गए हैं, भौतिक सौदे किए गए हैं, उनका लेखा जोखा है, उसको व्यापार शेष कहते हैं।
तो मेरे ख्याल में व्यापार शेष की परिभाषा भी आपको पता होगी। तो हम इसके बाद जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर क्या है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा आप दोनों दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ व्यापार शेष है और परिभाषा में हम पहले मिलेंगे परिभाषा। जो परिभाषा में आप दोनों की परिभाषा देंगे, ये जो व्यापार शेष है इसमें आप देंगे कि ये सिर्फ दृश्य वस्तुओं का लेखा जोखा है, ये सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण का लेखा जोखा है। ओके, दूसरी आपकी है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, दूसरा पॉइंट है संकुचित। जो व्यापार शेष है वो संकुचित परिभाषा है, क्योंकि ये इसी का एक हिस्सा है और ये विस्तृत परिभाषा है। भुगतान शेष विस्तृत परिभाषा है और ये संकुचित परिभाषा है। ये 1 नंबर था आपका, ये 2 नंबर हो गया, क्योंकि इसी का भुगतान शेष का ही तो व्यापार शेष एक भाग है, या एक दूसरे शब्दों में कहें कि ये इसका एक अंग है और ये पूर्ण है। तो इसके बाद नंबर 3 केवल दृश्य, जैसे कि हमने परिभाषा में बताया कि इसमें केवल दृश्य मध्य शामिल की जाती है व्यापार शेष में, जबकि इसमें जो भुगतान शेष इसमें दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण को शामिल, सभी प्रकार के स्रोतों को शामिल किया जाता है। और चौथा है घाटे का, बस घाटे को पूरा किया जाता है, किया जा सकता है। देखिए, यदि इसमें व्यापार शेष हमारा घाटे का है तो उसमें हम घाटे का कमी है, व्यापार शेष हमारा भुगतान शेष यदि हमारा कम है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल हमारा, तो उसमें हम घाटे के बजट को व्यापार शेष को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम इसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो संतुलित होता है हमेशा जो भुगतान शेष है उसके हमें घाटे का बजट दिखा करके, उसमें घाटे की वस्तुएं दिखा करके या उसमें ऋण दिखा करके हमने उसको बराबर करना दिखाया जाता है। जो हमारा भुगतान शेष है इसका जो अंत में रिसिप्ट्स और जो पेमेंट्स है वो इक्वल बराबर आती हैं, जबकि ये कम ज्यादा हो सकती हैं। घाटे को इसमें पूरा किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इसके अलावा एक और शब्द है आपका कि कम महत्वपूर्ण, नंबर 5 है कम महत्वपूर्ण। जो व्यापार शेष है वो कम महत्वपूर्ण है, जैसे कि क्योंकि सिर्फ दृश्य मदों तक ही सीमित रह गया है, और यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी की सभी मदे आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स, बड़ा आनंद आया हो आपको भी मेरे ख्याल में। देखिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए आदमी को, जैसा भी आता है, जैसे भी उसको अपनी पेश करना आता है या पढ़ना आता है, बढ़ाना आता है, वैसे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे जितने भी मेरी तरफ से कोशिश हुई, मैंने कोशिश की आपकी ही बोलचाल की भाषा में पढ़ा करके कोशिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इन वीडियोज का पूरा फायदा आप उठाएंगे। इसी पर्पज के लिए मैंने इनको बनाया है, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके और आप सफलता की ओर बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलते हैं कल आपको अगले सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।